गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा 6th लेसन जो चल रहा है वो आगे करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भिक्षु। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गांव में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें एबी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धार्मिक समुदायों को एबी। मोनेस्ट्री मठ कहलाते थे। मोनेस्ट्री मठ कहलाते थे या फिर उनको एबी कहा जाता था, जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था और दूसरा था 910 में बरगंडी में स्थापित कलूनी। भिक्षु अपना सारा जीवन औबे में रहने और समय प्रार्थना करने में लगाते थे। पूरा जो जीवन होता था वो अपना वो ऐबे में रहते थे और वहाँ पर क्या करते थे? प्रार्थना वो करते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे। अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था जो भिक्षु होते थे वो। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को, क्योंकि पादरी क्या था? पादरी का तो कार्य सिर्फ मनुष्य कर सकता था। पादरी का तो सिर्फ जो आदमी होते हैं वही अपना सकते थे, लेकिन भिक्षु स्त्रियां भी बन सकती थी। ऐसे पुरुषों को मोंक कहा जाता था। किसको? जो पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों अपना सकते थे। तो ऐसे जो पुरुष होते थे उनको तो मोंक कहा जाता था, और जो स्त्रियां होती थी उनको नन। जो भिक्षु होते थे, अगर पुरुष है तो मोंक और स्त्री है तो नन। कुछ आबों को छोड़कर ज्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे, यानी कि या तो पुरुष रह सकते थे एक मठ में या फिर औरत रह सकती थी सारी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग औबे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकती थी। 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के एक छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या में समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल भी थे। पहले क्या होती थी? सिर्फ मठ होता था, एक इमारत होती थी। अब उसके साथ साथ क्या हो गई? सैकड़ों की संख्या में समुदाय बन गई, उसमें इमारतें भी बन गई, क्योंकि अगर ज़्यादा मनुष्य होंगे तो रहने के लिए क्या चाहिएगी? इमारत भी बड़ी चाहिएगी। उसमें भूजागिरों के साथ साथ स्कूल कॉलेज वगैरह वो भी उसमें बनने लगे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। जैसे आपने देखे होंगे आज भी कुछ चर्चों के नियंत्रित में स्कूल हैं, कुछ अलग से ईसाइयों के स्कूल्स हैं। इसी तरीके से वो एक संस्था के बनाए गए हैं। उसी तरीके से जैसे पहले वो संस्था में कुछ अस्पताल भी होते थे, स्कूल कॉलेज वगैरह होते थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। ओबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर कहते हैं, भिक्षुओं के कुछ समूह को क्या बोला जाता था? फ्रायर। उन्होंने मठ में न रहने का निर्णय लिया। जो भिक्षुओं के समुदाय मठ में नहीं रहते थे उनको क्या बोला जाता था? फ्रायर। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। जो भी लोग उनको दान देते थे बस उसी से अपना जीवन चलाते थे। आगे है 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्यों के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स पाउमैन में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों और गडरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई है। इंग्लैंड में भी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी, नीचे बॉक्स में उदाहरण में देखा गया है, जिसमें भिक्षुणी और भिक्षु और फ्रायर का हास्यपद चित्रण किया गया है, यानी कि उनका मजाक बनाया गया है। चर्च और समाज। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। ये कहना चाह रहे हैं कि यूरोपवासी ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या थे? ईसाई तो बन गए थे, लेकिन उनके मन में जो भी आडंबर थे, जो भी रीति रिवाज थे पुराने, पूरी तरह से उन्होंने नहीं छोड़े थे। अभी भी वो उनमें विश्वास करते थे। चौथी सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर
ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण पुराने पूर्व रोम त्योहारों का स्थान ले लिया था। इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था जो लंबी सदी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप में उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्हें ने इसी प्रकार उसको जारी रखा कि वो गांव की भूमि का दौरा करते रहे। अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पेरिस, एक पादरी की देखरेख में आने वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है पेरिस, वो बोलने लगे। पहले तो क्या था, गांव की भूमि का दौरा करना बोलते थे, उसको अब पेरिस का दौरा करना बोले जाने लगा। काम के दबे कृषक इन पवित्र दिनों छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। आगे है हमारा टॉपिक तीसरा वर्ग, किसान, स्वतंत्र और बंधक। अब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार दो तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ। तो किसान क्या करते थे, लोगों का भरण पोषण करते थे, और सर्फ जिन्हें हिंदी में कृषि दास कहा जाता था। सर्फ अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना है, यानी कि दूसरों के जमीन पर खेती करना, कृषि दास। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लाड से काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था, ये तो अनिवार्य था, चाहे वो किसान जो कोई भी हो, पुरुषों को सैनिक सेवा देनी ही पड़ती थी। वर्ष में कम से कम 40 दिन उनको सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के तीन या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते हैं, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बाड़ बनाना, सड़कें व इमारतों की मरम्मत करने की उम्मीद की जाती थी। क्या होता था कि मान लो कृषक है तो जमीन, जो लॉर्ड की खुद की जमीन है उस पर कार्य करता था 3 दिन फ्री में। इसी प्रकार कोई गड्ढा खोदने का कार्य करता था, कोई लॉर्ड के लिए जलाने के लिए लकड़ियां लेकर के आता था, कोई उनको इकट्ठी करता था, बाड़ बनाते थे। ये सारे कार्य लॉर्ड के घर पर वो फ्री में करते थे और लॉर्ड के खेतों में भी। और इसके बदले क्या देते थे, उनको मजदूरी नहीं, उनको सुरक्षा दी जाती थी वहां रहने के लिए। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियां व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, मोमबत्ती बनाते थे और लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकाल कर मदिरा भी तैयार करते थे। ये मदिरा तैयार करने का कार्य बच्चे करते थे और स्त्रियां सूत काटने का, कपड़े वगैरह बुनने का ये कार्य लॉर्ड के घर में करते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टैली था जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, पादरी और अभिजात वर्ग, वो ये कर नहीं देते थे, लेकिन किसानों को ये कर देना पड़ता था और ये टैली नामक कर कभी कभी लगाया जाता था। लेकिन जो टिथ होता है वो कौन लगाता था, वो पादरी लगाते थे। कृषि दास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषि दासों को हानि हो सकती थी। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, इनके तंदूर में ही रोटी बना सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या फिर कृषि दास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। क्या होता था
कि जो ये लॉर्ड के कृषिदास होते थे वो पूरी जिंदगी एक बंधुआ मजदूर की तरह लॉर्ड के साथ ही बिताते थे। मान लो लॉर्ड के ही तंदूर में वो रोटी सेकते थे, अगर वो नहीं चाहता तो ऐसा नहीं होता था। अगर लॉर्ड नहीं चाहता तो वो मदिरा भी लॉर्ड के जो संपीड़क होते उसी में बनाते थे, लॉर्ड की ही चक्की में अपना आटा पीसते थे। और अगर शादियां भी करनी होती तो कृषिदासों को लॉर्ड के कहने पर ही करनी पड़ती थी, अगर लॉर्ड मना कर देता तो वो शादी नहीं कर सकते थे जिसके साथ करना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।